हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सोनू सर। आप देख रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है रेनबो पार्ट 2, उसका फर्स्ट लेक्चर वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है, उसका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक हैं यानी ऑथर हैं मोहनदास करमचंद गांधी। सबसे पहले हम ऑथर्स इंट्रोडक्शन यानी लेखक के परिचय के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं ऑथर्स इंट्रोडक्शन। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर छाए रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी उनकी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी अंधभक्त के हाथों उनकी हत्या हो गई। हिज बायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल्स डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और अनेक लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। एंड द स्पीचेज डैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेशंस, और वह भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए रिवील हिम नॉट ओनली एज an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English, यानी वे सब न उन्हें केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित सार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया यानी टिका रहा। तो ये था ऑथर्स इंट्रोडक्शन, जिसको आपने लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी आपने देखा। अब हम इस पैराग्राफ, इस ऑथर इंट्रोडक्शन को हम व्याख्या करके समझाएंगे, यानी कि डिस्क्राइब करके आपको समझाएंगे कि
ऑथर्स इंट्रोडक्शन यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब से समझेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ, वे लोग पूर्ण रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। उन्होंने सफलतापूर्वक ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। आगे है 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर छाए रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी अंधभक्त के हाथों उनकी हत्या हो गई। उनकी आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ अनेक लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे और वह भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, वे सब न उन्हें केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं। निम्नलिखित सार जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया यानी टिका हुआ रहा। तो अभी आप लोग देखें कि पहले हमने लाइन बाय लाइन ऑथर इंट्रोडक्शन को इंग्लिश से हिंदी करके बताया, फिर उसको ऑथर इंट्रोडक्शन को हमने डिस्क्राइब करके बताया यानी बेहतरीन ढंग से आपको समझाया। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलरली। पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय रूप से। आगे है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। वीपॉन्स का मतलब होता है हथियार। डोमिनेटेड का मतलब होता है छाए रहना। फैनेटिक, आगे है फैनेटिक जिसका मतलब होता है कट्टरपंथी या फिर अंधभक्त। न्यूमेरियस का मतलब होता है अनेक। आगे चलते हैं। डिलीवर्ड, आगे है डिलीवर्ड का मतलब होता है दिए। मास्टर ऑफ चेस्ट, इसका मतलब होता है बेहतरीन गुरु। आगे एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सार। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। आगे है बीट अस्टूड का मतलब होता है समय के साथ। पासेज ऑफ टाइम का मतलब होता है टीका रहा। तो हम आशा करते हैं कि हमने आपको ऑथर्स इंट्रोडक्शन पढ़ाया जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है 12th बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th इंग्लिश सिलेबस का, जिसको पैराग्राफ नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पैराग्राफ नंबर 1, आई बिलीव डैट यानी मैं मानता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम बेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, द माइट ऑफ द फेरहॉस वाज ब्रोकन, यानी रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ, फिरौन के बल टूट गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर, किसी न किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, यानी अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम,
यानी यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखते हैं, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियन इमेजिन डैट, यूरोपीय मान बैठे हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी वो ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। तो आइए, जिनको इंग्लिश का बुक रीडिंग नहीं देने आता है, तो नीचे का पैराग्राफ में ब्लू कलर में जो है हमने लाइन बाय लाइन जो इंग्लिश है उसको हिंदी करके रखा है। जैसे आई है तो आई, बिलीव तो बिलीव, डैट तो डैट। तो इससे आप इंग्लिश पढ़ना अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आप देखें कि हमने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसका फर्स्ट पैराग्राफ को हमने लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी करके बताया। अब हम आपको पैराग्राफ नंबर 1 को व्याख्या करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि भारत में जो विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यानी मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि भारत में जो सभ्यता है अब विकसित हो चुकी है, अब इसे दुनिया में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ, फिरौन के बल टूट गए। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे रोम दुनिया से इसलिए मिट गया, ग्रीस का वही हाल इसलिए हुआ, फिरौन के बल टूट गए इसलिए क्योंकि उसने अपने सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की ओर पलायन कर गए थे। जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि चीन अपनी सभ्यता और संस्कृति पे टिका रहेगा या फिर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाएगा। लेकिन अपने भारत की बात किया जाए तो भारत अभी भी किसी न किसी तरह टूटी फूटी ही सही अपनी नींव पर टिका हुआ है, यानी कि अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर टिका हुआ है, पश्चिमी संस्कृति की ओर पलायन नहीं किया है। आगे चलते हैं। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखते हैं जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि उसने अपने सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की कोशिश किए थे। इस कारण से अब वे पूर्व महिमा में नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखते हैं जो अपने पूर्व महिमा में नहीं है, क्योंकि अपना सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को उसने अपनाया था। उनसे सीखने की कोशिश में और इनसे यानी यूरोप से सीखने की कोशिश में यूरोपियन मान बैठे हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। तो आगे पैराग्राफ नंबर 2 को हम स्टार्ट करें। आइए स्टूडेंट, हम पैराग्राफ नंबर 2 पे जाने से पहले पैराग्राफ नंबर 1 का कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है मानना या मानता हूँ। उसके बाद है सीड्स। सीड्स का मतलब होता है बीज। आगे है somehow और अदर, इसका मतलब होता है किसी न किसी तरह। फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व महिमा, पूर्व। ग्लोरी का मतलब होता है महिमा, यानी फॉर्मर का मतलब हुआ पूर्व और ग्लोरी का मतलब हुआ महिमा। पिटिएबल, पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय और कंडीशन का स्थिति होती। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। तो देखिए ये पैराग्राफ नंबर 1 का भी नीचे में ब्लू कलर में हमने, जिनको इंग्लिश का बुक नहीं पढ़ने आता है, इसको पढ़ के, इसको देख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने जरूर आ जाएगी। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। पैराग्राफ नंबर 2 है जिसमें आगे है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड
डेट इज हर ग्लोरी, यानी इन सब के बीच भारत अचल रहा और यही उसकी महिमा है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया डेट, यानी भारत के खिलाफ आरोप है कि हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। यह उसके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं, that it is not possible to induce them to adopt any changes, कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी वास्तव में यह हमारी योग्यता के खिलाफ आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of experience, जिसे हमने अपने अनुभव की न्याय पर परखा और सही पाया। We dare not change, यानी हमें बदलने की साहस न करें। Many trust their advice upon India, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी। And she remains steady, दिस इज हर ब्यूटी, यानी वह भारत यानी स्थिर रही, यही हमारी सुंदरता है। इट इज द सीट एंचर ऑफ आवर होप, यानी यही हमारे उम्मीद की मुख्य आधार है। तो आपने देखा कि मैंने पैराग्राफ नंबर 2 को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी करके बताया। अब पैराग्राफ नंबर 2 को डिस्क्राइब करके बताएंगे, यानी व्याख्या करके बताएंगे। यानी पैराग्राफ नंबर 2 के माध्यम से लेखक कहते हैं कि इन सभी के बीच भारत अचल रहा और यही उसकी महिमा है। यानी कि ऊपर मैंने जितने भी देशों का नाम बताया जिसने अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की ओर पलायन किया था, जो अब दुनिया में अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है, तो उन्हीं लोगों के बीच में भारत की बात किया जाए तो भारत अचल रहा, यानी कि कोई बदलाव नहीं किया अपने सभ्यता और संस्कृति से। लेकिन भारत के खिलाफ आरोप है कि यह उसके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। ऐसा यानी कि भारत के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं और बेवकूफ़ हैं। इस कारण से उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये संभव नहीं है, यानी कि आपका ऐसा कोशिश बेकार जाएगा। वास्तव में लेखक कहते हैं, यानी मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है, यानी कि ऐसा हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, यानी कि हम लोग अशिक्षित नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, अज्ञानी नहीं हैं, जिसे लेखक कहते हैं कि हमने अपने अनुभव की न्याय पर परखा और सही पाया, हमें बदलने की साहस न करें। यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि हमने इसके बारे में काफ़ी अनुभव एकत्रित किया, उसके बाद मैंने ऐसा देखा कि हम लोगों को बदलने की और सही पाया, और हमने ये देखा कि हम लोगों को बदलने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि कोई कोशिश ऐसा करता है बदलने की कि तो उनका जो सोच है, यानी कि उस पर पानी फिर जाएगा, यानी कि बदल नहीं सकते हैं। कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी है और कई लोगों ने भारत के ऊपर सलाह थोपा है कि इसको भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की ओर पलायन कर जाना चाहिए। लेकिन इन सभी के बीच भारत स्थिर रही, यही हमारी सुंदरता है और यही हम लोगों के उम्मीद का मुख्य आधार भी है। तो आपने देखा कि पैराग्राफ नंबर 2 को हमने डिस्क्राइब करके बताया। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको। इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दिस, इसका मतलब होता है इन सब के बीच। आगे है अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है शिक्षित, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी और स्टोलिड का मतलब होता है बेवकूफ़। आगे है टू इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। एनविल, एनविल का मतलब होता है न्यायी। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है थोपना, थोपी जग गई। आगे है सीट, सीट एंकर, सीट एंकर इसका मतलब होता है मुख्य आधार।
तो आपने देखा पैराग्राफ नंबर 2 को। अब हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस, यानी नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती में सभ्यता का समानार्थक अर्थ है अच्छे आचरण। तो आपने देखा कि पैराग्राफ नंबर 3 को हमने लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी करके बताया। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 के माध्यम से जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, हम पाठकों को क्या बताना चाहते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 3 के माध्यम से लेखक मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताता है, यानी कि कर्तव्य के पथ पे चलने के लिए इंसान को कौन बताता है, तो सभ्यता बताता है। आगे है कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है, यानी कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन करना परिवर्तनीय नियम है, यानी कि आपको इच्छा है तो आप अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन कर सकते हैं, नैतिकता का पालन कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय नियम बताया गया है। आगे नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है, यानी कि हम नैतिकता का पालन करना चाहते हैं तो इसको नैतिकता को पालन करने से पहले हमको अपने हमारे मन और जुनून पर क्या करना होगा, स्वामित्व प्राप्त करना होगा। ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। आगे गुजराती में सभ्यता का समानार्थक अर्थ है अच्छे आचरण। अब गुजराती भाषा में सभ्यता का दूसरा अर्थ होता है, जैसे हिंदी में एक शब्द का कई अर्थ होता है, उसी तरह से गुजराती भाषा में सभ्यता का सही अर्थ होता है अच्छे आचरण। तो आपने इसको देखा पैराग्राफ नंबर 3 को, जिसने हमने पहले लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी किया, उसके बाद डिस्क्राइब करके बताया। अब हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को, जिसमें इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। आगे है मोड ऑफ कंडक्ट। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, ठीक है। आगे है मोड का मतलब होता बताना, ठीक है। आगे है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है पालन करना। आगे है टू ऑब्जर्व का मतलब पालन करना होता है। और आगे है सिविलाइजेशन, जिसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि इसका मतलब होता है सभ्यता, और कंडक्ट का मतलब होता है यहाँ पे अच्छे आचरण, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर के 5, 6 और 7 का वीडियो के साथ। तो आगे हमारे वीडियो को देखना ना भूलें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।